नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संगम की धरती पर आज से माघ मेले की शुरुआत। पहले स्नान पर्व को लेकर शहर और माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, होटल्स और रेस्टोरेंट में कड़ी चेकिंग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनएसजी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा अभ्यास जारी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी पत्नी और बेटे अनंत अंबानी के साथ पहुंचे सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माने जाने वाले सोमनाथ महादेव के किए दर्शन। उन्नाव कांड के आरोपी कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने अमित शाह से मांगी पीड़िता और परिवार के लिए कड़ी सुरक्षा। गलत नैरेटिव पर जताई चिंता। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर विपक्षी उम्मीदवारों को धमकाने का गंभीर आरोप। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आपराधिक कार्यवाही की मांग। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में 15 फरवरी तक चलने वाला माघ मेला 3 जनवरी यानी आज से शुरू हो रहा है। माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से होगी। स्नान पर्व से पहले मेला प्राधिकरण के ट्रिपल सी सभागार में मंडल आयुक्त प्रयागराज सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि माघ मेला क्षेत्र में 800 हेक्टेयर में टेंट सिटी बसाई गई है, जो 2024 के माघ मेले से 72 हेक्टेयर ज्यादा भव्य है। इस बार करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जबकि 2024 में 6 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। 2025 में महाकुंभ के कारण माघ मेला नहीं लगा था। पहली बार एआई कैमरों से श्रद्धालुओं की निगरानी की जाएगी और वीआईपी मूवमेंट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। मेले में फाउंटेन, हेलीकॉप्टर राइड, कलाग्राम जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। स्नान के लिए त्रिवेणी संगम के साथ अरैल घाट और दरारगंज घाट पर 8 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट तैयार किए गए हैं। वहीं पौष शुक्ल एकादशी से कल्पवासियों का मेला क्षेत्र में आगमन शुरू हो गया है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी पत्नी और बेटे अनंत अंबानी के साथ सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माने जाने वाले सोमनाथ महादेव के दर्शन किए। मंदिर पहुंचने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दर्शन के बाद मुकेश अंबानी ने सोमनाथ मंदिर में सोमेश्वर महापूजा और ध्वजा पूजा में भी हिस्सा लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले उनके बेटे अनंत अंबानी भी सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए यहां पहुंचे थे और अब वो परिवार समेत सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। संगम की धरती पर 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व को लेकर शहर और माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने कई पुलिस टीमें गठित की हैं और रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, होटल, रेस्टोरेंट यहां कड़ी चेकिंग कराई जा रही है। मेला क्षेत्र के तमाम जितने भी प्रवेश बिंदु है यानी एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको पुलिस फोर्स के साथ पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शहर में 1100 और मेला क्षेत्र में 400 से ज्यादा सीसीटीवी, साथ ही ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बात की जाए क्राउड की और ट्रैफिक मैनेजमेंट की, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एआई आधारित कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। देखिए तस्वीरें सामने आई है कि कंट्रोल रूम से कैसे सारी चीजों पर नजर रखी जा रही है, वहीं किस तरह से जो फोर्स है उसको तैनात किया गया है चप्पे चप्पे पर, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना प्रयागराज में अंजाम ना लेने पाए। उसके लिए पुलिस फोर्स की तैनाती जो है वो कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। हो रहा है और इसके दृष्टिगत विस्तृत रूप से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर डाइवर्जन स्कीम्स भी लागू की जाएंगी इमरजेंसी के दौरान। इसके अलावा श्रद्धालु लोग जो हैं आने के लिए और जाने के लिए समस्त बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहे और भी जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उन पर सभी के ऊपर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। सभी को ब्रीफ किया गया है। पर्याप्त मात्रा में बैरियर्स, रस्से, टॉर्च, रिफ्लेक्टर जैकेट सभी कुछ लगाया गया है और ड्यूटियों की चेकिंग के लिए भी रेगुलरली विजिट किया जा रहा है। समस्त वरिष्ठ
अधिकारियों के द्वारा भी यहाँ पर विजिट किया जा रहा है और पूरी तरह से जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको मजबूत रखा जा रहा है और किसी भी तरह की असुविधा किसी को भी ना हो पाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद किया गया, जो एक दिन पहले एक दिन बाद स्थिति है वो सब किया गया है। आज रात्रि से ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए अगर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा रहा तो भारी वाहनों का प्रवेश बंद किया जाएगा और पौष पूर्णिमा के दिन ट्रैफिक को दबाव के देखते हुए आवश्यकतानुसार ये निर्णय लिया जाएगा कि वाहनों का प्रवेश कब बंद किया जाएगा और कब शुरू किया जाएगा। सुरक्षा जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से सामने आई तमाम तस्वीरें सुरक्षा बलों की सतर्कता और तैयारियों को दर्शाती है। हीरानगर पुलिस स्टेशन में एनएसजी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान जवानों ने अलग अलग परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और रणनीतिक कार्यवाही का अभ्यास किया। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के अभ्यास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी संभावित खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियमित रूप से किए जाते हैं। उन्नाव रेप कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। ऐश्वर्या ने पत्र में अनुरोध किया है कि पीड़िता और उसके परिवार को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि पीड़िता सार्वजनिक रूप से आत्महत्या की धमकियां दे रही है। उन्होंने चिंता जताई कि किसी अनहोनी की स्थिति में इसका दोष उनके पिता पर मढ़ा जा सकता है, जबकि अदालतें पहले के घटनाक्रमों को दुर्घटना मान चुकी हैं। पत्र में मीडिया और राजनीतिक दबाव से बन रहे गलत नैरेटिव का भी जिक्र किया गया। ऐश्वर्या का कहना है कि सुरक्षा और सही जानकारी के अभाव में किसी भी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की संभावना बढ़ सकती है। खबर मुंबई से बड़ी राजनीतिक खबर ये सामने आई है, जहां महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सपकाल ने राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे को पत्र लिखकर नार्वेकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। उनके मुताबिक कोलाबा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 225, 226 और 227 से नार्वेकर के परिवार के सदस्य भाई मकरंद नार्वेकर, बहन गौरवी शिवलकर और भाभी हर्षदा नार्वेकर ने बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान खुद विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित थे और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को पुलिस के माध्यम से धमकाया गया तथा उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोका गया, ये भी आरोप है। सपकाल ने पत्र में बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने ये जो व्यवहार किया है, इस व्यवहार ने लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की अवहेलना की है। उन्होंने मांग की कि राहुल नार्वेकर और उनके कार्यालय के लगभग 70 अधिकारी और कर्मचारी जो चुनाव प्रचार में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई है और कहा है कि विपक्षी उम्मीदवारों पर दबाव डालकर उनके नामांकन रोके जाना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में कानून का राज कायम है और चुनाव आयोग को निष्पक्ष कार्यवाही कर लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। को तो सैल्यूट है, जिस तरह से भाजपा के साथ मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, उसका उदाहरण देखो कि वोट चोरी के बाद अब उम्मीदवार चोरी चल रही है। उम्मीदवारों को पैसों का लालच दिखाकर, डर दिखाकर, आपके धंधे बंद कर देंगे ये दिखाकर फॉर्म वापसी कर बिन विरोध अनअपोज नगर सेवकों को चुना कर लाने का काम महाराष्ट्र में डोंबिवली में हो, चाहे धुले हो, चाहे जलगांव हो, चाहे ठाणे हो, यहां बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसकी सुध चुनाव आयोग नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष धमकी देते हैं नार्वेकर जी, लोगों को डराते हैं और मेरा भाई तो वैसे भी चुनकर आने वाला है ऐसा बताते हैं। फिर लोग कैसे क्या अचानक से इतने बड़े पैमाने पर फॉर्म वापस ले रहे, इतने बड़े पैमाने पर निर्विरोध चुनाव हो रहे, अपक्ष वापस ले रहे, विपक्ष वापस ले रहे। ये सीधा सीधा जो है लोकतंत्र को पैरों तले कुचला जा रहा है और बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव आयोग कर रहा है। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की भूमि को लेकर प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 48 लोगों को नोटिस भेजा है। नोटिस में संबंधित व्यक्तियों को 15 दिन का समय दिया गया है। आरोप है कि ये लोग कब्रिस्तान की 8 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। अब ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर अब इस पूरे कब्जे को हटाने की प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है।
आप लोग जानते हैं, आप लोगों की उपस्थिति में ये पैमाइश कराई गई थी और उस पैमाइश के बाद कल इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। लगभग 48 लोग हैं जिनको कि नोटिस आज तामील करा दी गई है और उस पर उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। सभी मकान दुकानदारों को सभी को नोटिस दी गई है और उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। डालीगंज रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। ये कार्यवाही प्रदेश भर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की गई। अभियान के दौरान किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों के मुताबिक सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आगे भी इस तरह की कार्यवाहियां जारी रहेगी। मधुबनी में बांग्लादेशी बताकर युवक की पिटाई करने की घटना को लेकर एसपी ने गंभीरता से बयान दिया है और इस पूरे मामले को भी गंभीरता से लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर अब हत्या के प्रयास का मामला चलेगा। बताते चले कि बीते 30 दिसंबर 2025 को मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के चकदह में एक युवक को बांग्लादेशी बताकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही एसपी योगेंद्र प्रसाद ने गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया। एसपी योगेंद्र प्रसाद का कहना है कि युवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है और पुलिस टीम को लगा दिया गया है। आरोपी युवक पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होगा। वहीं राजनगर थाने में इस मामले को लेकर पुलिस खुफिया विभाग अज्ञात युवक की पहचान में जुट गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये जो वीडियो है, इस वीडियो ने जिले में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले की भी तलाश तेज कर दी है और उसे भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, इस बात का आश्वासन दिया गया है। कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें कि एक व्यक्ति को दो लड़के मारपीट कर रहे थे, ये बोल के कि ये बांग्लादेशी है। तो सोशल मीडिया सेल ने इसकी तुरंत जांच की। जांच में पता चला है कि राजनगर थाना क्षेत्र के चकदा का ये मामला है और वो जो लड़का है जिसको ये लोग मारपीट कर रहे हैं वो सुपौल और सहरसा ज़िले के बीरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वो राजमिस्त्री का काम करता है। और ये जो दो लड़के मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान पुलिस ने कर ली है। दोनों ही राजनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और पहचान करने के बाद दोनों पे अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए रेड और छापेमारी चल रही है। बहुत जल्दी दोनों की गिरफ्तारी करके इन दोनों को जेल भेजा जाएगा। और जो उसमें बात आ रही थी बांग्लादेशी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेसिकली सुपौल का ही रहने वाला है। तो इस प्रकार की न्यूसेंस को, इस प्रकार के अपराध को बहुत ही सख्त रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। किसी प्रकार का अफवाह नहीं फैलाना चाहिए जो भी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर अफवाह कोई फैला रहा है, हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करेंगे किसी ने वायरल किया है और इसमें इस टाइप का कोई भी अफवाह फैलाता है इससे माहौल खराब हो, इस पर पुलिस किसी को नहीं छोड़ने वाली है। इन दोनों लड़कों पे बहुत कठोर कार्रवाई हम लोग करने का। जून में भावनगर एयरपोर्ट पर मुंबई और पुणे की फ्लाइट्स बंद होने के बाद भावनगर और सूरत के बीच चलने वाली वेंचुरा को इस महीने राज्य सरकार के REA की मंजूरी नहीं मिलेगी। सूरत की फ्लाइट्स भी पिछले 2 दिनों से बंद है और फिलहाल भावनगर से एक भी पैसेंजर फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही है। भावनगर एयरपोर्ट फिलहाल लॉक है और ये तय नहीं है कि एयरपोर्ट सर्विस कब फिर से शुरू होगी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस तरीके की बातें अफवाह हैं, मगर असली में जानकारी क्या है, देखिए भावनगर से नितिन गोहिल की ये रिपोर्ट। सरकार की उड़ान स्कीम बंद होने और एयरलाइन कंपनी को मिलने वाली सब्सिडी के कारण भावनगर, मुंबई और पुणे को जोड़ने वाली फ्लाइट जून से बंद है। लेकिन इस बारे में चैम्बर और भावनगर ट्रेडर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरफ से दिल्ली और गांधीनगर में कई बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। अभी वेंचुरा कंपनी की एक छोटी 10 पैसेंजर वाली फ्लाइट भावनगर और सूरत के बीच चल रही थी। ये फ्लाइट सर्विस भी पिछले 2 दिनों से बंद है और ये तय नहीं है कि ये कब शुरू होगी। ऐसे में चूंकि भावनगर एयरपोर्ट से कोई पैसेंजर फ्लाइट शुरू नहीं हुई है, इसलिए एयरपोर्ट को सिर्फ काम के लिए खुला रखा जा रहा है और अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले समय में अलीगढ़ को भी लॉकडाउन कर दिया जाए तो हैरानी नहीं होगी। ये जरूरी है कि चैम्बर, अलंग समेत इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल लीडर्स शेड्यूल और नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स के इस मुद्दे पर एक्टिव हों और एयरपोर्ट को बंद होने से रोकें। तब ये पक्का कहा जा सकता है कि केंद्र में भावनगर के मंत्री ने भी कई रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, मगर नतीजा 0 रहा।
हालांकि भावनगर के लीडर साइलेंट मोड में है। नतीजन भावनगर जिले की इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर से बात करने पर उन्होंने बताया कि भावनगर एयरपोर्ट पर सभी सुविधाएं मौजूद है, जिसमें एक रनवे भी शामिल है, जिस पर बड़ी फ्लाइट्स भी आ सकती है। वहीं नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स के बारे में इंडिगो ने हमसे संपर्क किया है और अच्छी बातचीत हुई है। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में लाइसेंस मिलने के बाद इसे पूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। वहीं अगर राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी तो नॉन शेड्यूल्ड सूरत फ्लाइट से कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है। भावनगर में फ्लाइट सर्विस बंद होने की वजह की बात करें तो राज्य सरकार उड़ान स्कीम के तहत एयरलाइंस को मदद देती थी, जिसे बंद कर दिया गया और पिछले जून में स्पाइस जेट ने भावनगर से मुंबई और पुणे की फ्लाइट सर्विस बंद कर दी थी। इसी तरह रीजनल कनेक्टिविटी अलाउंस यानी REA ने वेचुरा कंपनी को भावनगर सूरत फ्लाइट के लिए मदद दी। पुरानी वाली को हर महीने रिन्यू करवाना होता है, लेकिन इस महीने का रिन्यूअल नहीं होने की वजह से कंपनी ने ये फ्लाइट सर्विस भी बंद कर दी है। उस समय भावनगर की फ्लाइट सर्विस बंद होने से जिले के उद्योग धंधों को भारी नुकसान हो रहा है। उस समय भावनगर बोटाड के MP और MLA को मिलकर कोशिश करनी चाहिए ताकि भावनगर एयरपोर्ट बंद न हो। ये जो एयरपोर्ट बंद होने की खबर कुछ ऐसी छपी है अभी न्यूज़ में, तो मैं ये जस्ट क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि एयरपोर्ट हमारा बिल्कुल चालू है और बिल्कुल ऑपरेशनल है, कोई इसमें इशू नहीं है और हम हर एक ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। और इस बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि एक किसी ने वेंचुरा एयर कनेक्ट के बारे में भी कुछ ऐसा न्यूज़ में था कि भाई बंद हो रहा है या ऐसा कुछ है। तो मैं बता दूं कि वेंचुरा एयर कनेक्ट एक्चुअली एक नॉन शेड्यूल फ्लाइट है। नॉन शेड्यूल ऑपरेट करता है वीक में 6 डेज और शनिवार को ऑपरेट नहीं करता है। और हमने उनको प्रपोजल दिया है कि भाई आप शनिवार को ऑपरेट करिए, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। जैसे कि आज इनकी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं की है, किसी कारण से इनका ऑपरेशनल रीज़न हो सकता है, इनका मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि ऑपरेट करें या ना करें, क्योंकि शेड्यूल फ्लाइट होती है वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेती है DGCA से, फिर ऑपरेट करती है, जो कि वो पैसेंजर कम हो या ज़्यादा हो उनको ऑपरेट करते ही हैं। बट नॉन शेड्यूल तो अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑपरेट करते हैं। दूसरी ओर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र में मंत्रियों के होने के बावजूद आज कोई शेड्यूल्ड फ्लाइट नहीं है, जो शुरू हुई थी वो भी लंबे समय से बंद है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के समय में भी भावनगर में फ्लाइट सर्विस शुरू हुई थी, लेकिन वो आज बंद है और अगर भविष्य में भावनगर को सही कनेक्टिविटी नहीं मिली तो कांग्रेस ने लोगों के साथ आंदोलन करने की भी धमकी दे डाली है। साथ ही ये भी कहा कि अगर उसने ऐसा कहा गया तो इसकी जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी की होगी। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन है। पिछले 11 साल से तो यहाँ महानगर पालिका से केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन भावनगर की जनता के साथ भेदभाव करना ही है ऐसा मन बना लिया है ये शासकों ने। एक भावनगर से सूरत की फ्लाइट थी वो भी बंद कर दी गई है। भूतकाल में भावनगर से पुणे, भावनगर से मुंबई की डेली फ्लाइट थी। तो ये भावनगर के उद्योगों को जो कमान काटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भावनगर की जनता के साथ ये द्रोह है। जनता जाग चुकी है और जनता जवाब मांगती है। जवाब में जनता कोई दूसरी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहती। भावनगर की एयर कनेक्टिविटी जो भी चालू थी, सब एयर कनेक्टिविटी तुरंत चालू कर दी जाए, ऐसी जनता की डिमांड है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। वर्ष के अंदर किस प्रकार का RSS की तरफ से आयोजन किया गया है? शताब्दी वर्ष के रूप में कुछ कार्यक्रमों की रचना की है। सर्जन शक्ति एक विषय है संघ का, तो संपूर्ण समाज का काम है और ऐसे काम में सर्जन शक्ति ने आगे आना चाहिए। वो विषय क्या है और इससे क्या अपेक्षाएं संघ की रहती है? और उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन, किसी एक दल का काम नहीं।